हम लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। अधिकारी लेवल पर भी हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। लगभग जब भारत में कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारियां शुरू हुई थी, उस समय से लेकर और आज तक लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग की थी और आज 24 अप्रैल को हम मिल रहे हैं। 3.5 महीने से आप सब लोग, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट्स में हो, आपको स्टेट्स में हमने 17 जनवरी को जागरूक होने के लिए कहा था और 30 जनवरी को तो पहला केस केरल में आ गया था। तभी से लगातार सभी लोग कोविड के खिलाफ जंग में लगे हैं। बहुत मेहनत से लगे हैं, बहुत हिम्मत से लगे हैं, बहुत धैर्य से लगे हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ लगे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपकी ये जो मेहनत है, ये धीरे धीरे निश्चित रूप से रंग ला रही है। अभी अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है, वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था, तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अगर अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो हमको सबको आसानी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश में कहाँ पर बीमारी है, कहाँ पर हमारा दुश्मन है, किस इलाके में वो कितना एक्टिव है, उसकी हमारे पास संपूर्ण जानकारी है सारे देश के पास। और हमको अब तक ये भी पता लग गया है कि उस दुश्मन से निपटने के लिए उस क्षेत्र में हमको क्या क्या करना है। सारे देश को हमने उन ज़िलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है। हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। और जहां 15 से ज़्यादा हैं और जहां 15 से कम है, उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वेल डिफाइंड है। इसलिए हम शायद पिछले काफ़ी समय से, आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा आप सब से ये अनुरोध है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो कंटेनमेंट की, सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको बहुत मेटिकुलस तरीके से हम उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है वहाँ विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी
आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है, ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक शक्ति है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अभी इस समय हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी एक कंसर्न है। एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है, और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई नई जो रिसर्चेज, डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं। तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं। कई देशों ने उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है, वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर
उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और आईसीएमआर ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है, और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज़ हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है, तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से, ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए जहां की डॉक्टरों की, नर्सिस की, उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार या वायलेंस की घटना होगी तो उसके शिकायत होने पर 1 महीने के अंदर अंदर SHO लेवल का अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और 1 साल के अंदर अंदर 7 साल तक की सज़ा जो है उसके अंदर दी जा सकती है। उसकी उस प्रकार से बहुत सारी डिटेल्स है। तो कानून के माध्यम से भी इस विषय को संज्ञान में लिया गया है। इसको भी आप अपने अपने प्रदेश में इसको जो है निश्चित रूप से सारे डॉक्टरों के बीच में बताएं। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लेकर अपने जो सारे देश के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका 50-50 लाख रुपए का बीमा जो है इसके लिए कराया है, इवन जो ग्रास रूट पर हमारी आशा वर्कर्स हैं उस लेवल तक। और जो डॉक्टर्स प्राइवेट में भी अगर कोविड के मरीज़ का इलाज कर रहे होंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स एंडोर्स करेंगी तो उनका भी जो है इस प्रकार से जो है वो बीमा सुनिश्चित होगा। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स, यद्यपि खुशी की बात है कि रोज़ मैं शाम को जब इवैल्यूएट करता हूं तो बहुत मामूली नंबर जो है वो वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी हमने वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, इन सारी चीज़ों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। आप सब ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है।
कि कोविड के केयर सेंटर्स हों, चाहे कोविड के स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हों, या माइल्ड केसेस के लिए जो दूसरी व्यवस्थाएं जो अस्पतालों के बाहर हमने करनी है, वो सारी चीज़ों की आपने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है कि देश के अंदर हमारे पास 1.5-2 लाख तो एक्सक्लूसिव इस काम के लिए बेड्स हो गए हैं, आईसीयू बेड्स हो गए हैं, रेलवेज इत्यादि भी हमको और दूसरे सरकार के डिपार्टमेंट भी पूरा मदद कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप सबसे मेरा ये निवेदन है, एक निवेदन और करना चाहता हूं जो पिछली बार भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब देखते हैं कि ट्विटर पर, फेसबुक पे इस तरह के केसेस और इस तरह के मरीजों की शिकायतें आती हैं कि कोविड के प्रकोप के कारण जो हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जैसे कोई किसी का डायलिसिस होना है, किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया है, या किसी के कोई दूसरे इस तरह के संदर्भ है जिसमें कि इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट होना अति आवश्यक है, उन मरीज़ों को किसी भी प्रकार से हमारे अस्पतालों के अंदर जो है उनको वापस ना भेजा जाए, उनको जो है इग्नोर ना किया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हमने अभी सारे देश के रेड क्रॉस के लोगों के साथ भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और रेड क्रॉस ने अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ भी स्टेट्स में हमारे को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को हम घर से गाड़ी भेज के घर से बुलाएंगे, और हम जो है अपने ब्लड डोनेशन अपने बैंक में करेंगे, या अपना जो एम्बुलेंस है और अपनी जो वैन है उसको उनके घर के पास भेजकर वहीं पर उनका डोनेशन कराएंगे। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया है, इस दिशा के अंदर भी उन्होंने काम करना शुरू किया है। और अंत में एक बात के लिए और आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि कोविड की देखभाल करते करते ध्यान रखिए कि और दूसरी जो इस समय बीमारियां हैं, जैसे डेंगू वगैरह के केसेस आने शुरू हो गए हैं, हमारा जो टीबी का प्रोग्राम है वो कहीं पर इग्नोर नहीं होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन इत्यादि जो हमारे मलेरिया और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी आप निश्चित रूप से निगाह रखें, क्योंकि कोविड को देखते देखते कहीं हमारे दूसरे प्रोग्राम इस लेवल पर इग्नोर ना हो जाएं कि वो भी हमारे लिए इस क्राइसिस में एक बड़ी समस्या बन जाए। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग मिलकर जो है काफ़ी इसके लिए जागरूक भी हैं, और आप सब लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे जो है उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शायद हर एक स्टेट के डिटेल्ड उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उनको भी हम सारे स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे, और जो दूसरे स्टेट्स की गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोग अगर अपनाने का प्रयास करेंगे तो कुल मिलाकर जॉइंटली हमारी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है एक तरह से अच्छी गुड प्रैक्टिसेस इसके अंदर होंगी। मैं इन्हीं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के साथ ब्रॉड जो बातें हमारे को अभी लगा कि आज हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें, और अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने बनाया है जिसमें कुछ थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में, कुछ प्रमुख स्टेट्स जो है जहां पर उनके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी है, और वो जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स जो है जहां पर मान लीजिए तकलीफ आज ज़्यादा नहीं है, उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज हम अगर फ्री है तो कल हम जो है वो एंगेज नहीं हो सकते कोविड के साथ। इसलिए जो दूसरों के जो अनुभव, जहाँ ज़्यादा केसेस इत्यादि हो रहे हैं, ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं, और उनके अनुभव का हम एक तरह से जिसे कहते हैं कि हमारी प्रीएम्प्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच हो, उस बारे में हम पहले से इमेजिन करें कि हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, इसलिए हम उसकी भी तैयारी करें। उस नाते ये बनाया गया है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो डबलिंग रेट है वो हमारे नेशनल एवरेज से भी बहुत अच्छा है। वो भी अपने आप में एक हमारे लिए एक हृदय को आनंद देने वाली बात है। कुछ स्टेट्स हैं उनका नेशनल एवरेज से कम है, उनको और ज़्यादा जो है अपने फोकस्ड वे में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि हमारा देश, हम सब मिलकर बहुत जल्दी कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे।